तो देखिए, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खात्मे के बाद अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और वो सवाल ये कि आगे क्या। और सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल के हमले में नसरुल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई है और अब ये युद्ध एक अहम मोड़ पर आ गया है क्योंकि अब इसमें ईरान की डायरेक्ट एंट्री हो सकती है। और देखिए, अगर ऐसा होता है तो एक महायुद्ध की चिंगारी भड़क सकती है क्योंकि देखिए, अब हिजबुल्लाह की तरफ से अपने नए लीडर का भी ऐलान कर दिया गया है। नसरुल्लाह का खात्मा हो चुका है, बावजूद इसके इजराइल की तरफ से अटैक नहीं रुके हैं। ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की तरफ से फिर से चलाया जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट में ये महायुद्ध के संकेत हैं, क्योंकि इशारा इसी तरफ जाता है। जिस तरीके से इजराइल लगातार हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह की तरफ से अपना नया लीडर, बीते कल ही देखिए नसरुल्लाह की मौत हुई और उसके बाद आज ही हिजबुल्लाह ने अपने नए लीडर का ऐलान कर दिया। और इसी बीच देखिए, हिजबुल्लाह का जो नया लीडर है उसका नाम क्या है? हाशिम सफीदीन। ये हिजबुल्लाह का नया लीडर बनाया गया है और हाशिम सफीदीन हसन नसरल्लाह का ही भाई है। नसरल्लाह के बाद हाशिम को ही हिजबुल्लाह की कमान सौंप दी गई है, यानी कि कुल मिलाकर ये जो हिजबुल्लाह की तरफ से तुरंत प्रभाव से अपना नया लीडर घोषित किया गया है, इसके बाद अब हिजबुल्लाह का अगला कदम क्या होगा? इजराइल की तरफ से जो लगातार अटैक किए जा रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अगला कदम आगे क्या होगा? यानी कि कुल मिलाकर ये जो वॉर की स्थिति है ये अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है। हिजबुल्लाह ने अपने नए लीडर का ऐलान कर दिया है, हाशिम सफीदीन, हसन नसरल्लाह का भाई, जिसे अपना नया लीडर हिजबुल्लाह ने बनाया है। और हाशिम सफीदीन के बारे में बारीकी के साथ जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। नसरल्लाह का चचेरा भाई है हाशिम सफीदीन और हिजबुल्लाह का एक बड़ा नेता है जिसको अब हिजबुल्लाह की कमान मिल गई है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मुखिया रहा है, जिहाद काउंसिल में भी ये शामिल था। तो बैकग्राउंड क्या है हाशिम सफीदी का, वो आप देख रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस के मैनेजमेंट में काफी ज्यादा दखल रहा है हाशिम सफीदी का और राजनीतिक मामलों की भी देखरेख करता रहा है। तो ये इस तरीके का बैकग्राउंड और इस तरीके के कामों से जुड़ा रहा है हाशिम, जिसे अब हिजबुल्लाह की कमान सौंप दी गई है। 2017 में यूएस ने इसे आतंकवादी घोषित किया था। भाई अब्दुल्ला भी हिजबुल्लाह का लीडर है। तो ये देखिए, नसरुल्लाह का चचेरा भाई है, लेकिन हाशिम सफीदीन का जो खुद का भाई है अब्दुल्ला, वो भी हिजबुल्लाह का ही लीडर है। तो ये अभी तक का बैकग्राउंड जो सामने आया है हाशिम सफीदीन का, वो ये बताता है कि किस तरीके की गतिविधियों में हाशिम अभी तक इन्वॉल्व रहा है और जो हिजबुल्लाह है उसने अपना नया लीडर हाशिम को बनाया है। अब ऐसे में क्या रणनीति हिजबुल्लाह की तरफ से रहेगी, क्योंकि देखिए, नसरुल्लाह का खात्मा ये हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। अभी तक कई कमांडर्स जो हैं हिजबुल्लाह के वो ढेर हुए हैं, उनका खात्मा हुआ है, लेकिन इस बीच जो एक बड़े नुकसान के रूप में देखा जा रहा है वो है नसरुल्लाह का खात्मा। और उसके बाद अपने टॉप लीडर का ऐलान भी हिजबुल्लाह की तरफ से कर दिया गया है और वो भी नसरुल्लाह का ही चचेरा भाई हाशिम सफीदी। और ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आगे हिजबुल्लाह का प्लान क्या है? क्या पहले से ही कहीं ना कहीं ये जो इशारा, संकेत हिजबुल्लाह को मिल रहे थे कि इस तरीके की घटना हो सकती है? क्या ऐसे इनपुट्स थे हिजबुल्लाह के पास? क्योंकि बीते कल ही देखिए नसरुल्लाह का खात्मा हुआ और आज ही हिजबुल्लाह ने अपना नया टॉप लीडर घोषित कर दिया है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और नसरुल्लाह का पूरा खात्मा कैसे हुआ, क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। लेबनान का आसमान धुआं धुआं है। बम बारूद के धमाकों की आवाज आ रही है। और रिहायशी इलाकों से उठ रही हैं आग की लपटें। लेकिन इन तस्वीरों से ज्यादा चर्चा इजराइल के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे की है। हसन नसरल्लाह को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल ने बहुत सटीक रणनीति के साथ काम किया और रणनीति ऐसी बनाई कि हिजबुल्लाह के चीफ को
बच पाना बेहद मुश्किल हो गया। इजराइल ने शुक्रवार को बैरूत के रिहायशी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। जिस वक्त हमला हुआ, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह हेडक्वार्टर में मौजूद था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की मोसाद ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की लोकेशन को एक सही तरीके से पता किया और उसके बाद इजराइल इस इंतजार में था कि सही मौके पर इसे निशाना बनाया जाए और इजराइल डिफेंस फोर्सेस को इंतजार था तो बस नेतन्याहू के एक ऑर्डर का। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। एयरपोर्ट पर F-35 फाइटर जेट तैयार खड़ा है। साथ में 4 बंकर बस्टर बम भी मौजूद हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने पहुंचे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फोन पर हैं। ये फोन कहीं और नहीं बल्कि इजरायली डिफेंस फोर्स को किया गया और ऑर्डर बेरूत पर एयर स्ट्राइक का। भारतीय समय अनुसार रात के कोई 11 साढ़े 11 बजे बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरूत पर अटैक का ऑर्डर दिया। इजराइल के डिफेंस एयरबेस पर तैयार खड़े फाइटर जेट ने तूफानी रफ्तार से लेबनान के आसमान में दस्तक दी और कुछ ही देर में बेरूत धमाकों से गूंज उठा। इजरायली फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के 6 ठिकानों को निशाना बनाया जो कि रिहायशी इलाके में सिविलियन बिल्डिंग में मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने BLU 109B और PLU 137B बम का इस्तेमाल किया। ये कंक्रीट की मोटी दीवार उड़ाने में सक्षम हैं। ये सभी बम अमेरिका में बनाए गए। पिछले साल अमेरिका ने बंकर बस्टर बम की बड़ी खेप इजराइल को भेजी थी। बताया जा रहा है कि हसन नसरल्लाह बंकर में छिपा था जो कि बंकर बस्टर बम से चूर चूर हो गया और हसन नसरल्लाह की कहानी खत्म हो गई। हसन नसरल्लाह के मौत की सबसे पहली खबर इजराइल से आई। इजराइल ने हसन नसरल्लाह के मौत का दावा किया और देर शाम होते होते हिजबुल्लाह ने हसन नसरल्लाह के मौत की पुष्टि कर दी। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजराइल का हमला बेहद सटीक था। बावजूद इजराइल ने नसरल्लाह की मौत की पुष्टि में काफी वक्त लगाया। हमले के बाद फाइटर जेट के पायलट ने इजराइल में मौजूद अपने कमांडर से बात की तो इस बातचीत में नसरल्लाह की मौत का कहीं भी जिक्र नहीं था। हाँ, जीत का एक विश्वास जरूर नजर आया। यानी कहीं ना कहीं इजराइल में मौजूद IDF के कमांडर और फाइटर जेट के पायलट को बड़ी कामयाबी का विश्वास था। इधर नसरल्लाह की मौत से लेबनान से ईरान तक हड़कंप मचा हुआ है। असर लेबनान से ईरान और न्यूयॉर्क तक नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क में ईरान और लेबनान के विदेश मंत्री ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से मुलाकात की है। न्यूयॉर्क में ईरान और लेबनान के विदेश मंत्री ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से मुलाकात की तो टेंशन साफ नजर आई। वहीं खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को सुरक्षित जगह भेज दिया गया है। ईरान को डर है कि इजराइल का अगला टारगेट अयातुल्लाह अली खामेनेई हो सकते हैं। वहीं खामेनेई ने बयान जारी कर हिजबुल्लाह का समर्थन किया है। खामेनेई ने साफ लफ्जों में कहा है कि इजराइल को हसन नसरल्लाह की मौत का खमियाजा भुगतना होगा। तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने भी बदला लेने की धमकी दी है। यानी संघर्ष अभी खत्म होने वाला नहीं है। एक तथ्य ये भी है, हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। खबर है किसी भी वक्त इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। अब देखिए, बड़ी खबर यह है कि नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी इजराइल की तरफ से बड़ा एक्शन जारी है। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है।
मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। यानी कि देखिए, नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी ईरान रुका नहीं है, इजराइल रुका नहीं है, माफ कीजिएगा, और इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और मिडिल ईस्ट में अब तनाव और ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इजराइल की तरफ से अपना ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर तनाव की स्थिति बरकरार है और यह तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अब इजराइल की तरफ से अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एक तरफ हिजबुल्लाह, जिसकी तरफ से यह बयान दिया गया कि वो अब रुकने वाला नहीं है और इस मौत का बदला लिया जाएगा। अब ऐसे में इजराइल देखिए लगातार अपना ग्राउंड ऑपरेशन वहां पर चला रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है, क्या मिडिल ईस्ट में अब इस वक्त महायुद्ध के संकेत नजर आते हैं? क्योंकि इजरायली सेना देखिए अपना ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त चला रही है और इजराइल के इस ताबड़तोड़ एक्शन से ईरान कहीं ना कहीं घबराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, सीक्रेट लोकेशन पर ले जाए गए हैं अली खामेनेई। नसरल्लाह के खात्मे पर ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान, दुनिया भर के मुस्लिम हिजबुल्लाह का सपोर्ट करें, ऐसा कहना है खामेनेई का। तो देखिए, बेशक ईरान की तरफ से फ्रंट में आकर यह कहा जा रहा है कि हम रुकेंगे नहीं, हिजबुल्लाह का सभी सपोर्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं खामेनेई का अंडरग्राउंड हो जाना यह इस तरफ इशारा भी करता है कि ईरान इस वक्त डर चुका है। ईश्वर की मदद और ताकत से अब लेबनान आक्रामक दुश्मन को पछताने के लिए मजबूर कर देगा। सभी मुस्लिमों को अपनी क्षमता के हिसाब से इस वक्त लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहना चाहिए। ईश्वर की मदद और ताकत से अब लेबनान आक्रामक दुश्मन को पछताने के लिए मजबूर कर देगा। सभी मुस्लिमों को अपनी क्षमता के हिसाब से इस वक्त लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहना चाहिए। अब देखिए, ईरान को लेकर नेतन्याहू की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। इजराइल की पहुंच में पूरा मिडिल ईस्ट है, ऐसा कहना है नेतन्याहू का, और यह भी कहा कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इजराइल पहुंच नहीं सकता। लेबनान के बाद ईरान को भी इजराइल की दो टूक, कहा कि ईरान की बुरी ताकतों का इंजन था नसरुल्लाह, और यह भी साथ ही साथ कह दिया कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इजराइल नहीं पहुंच सकता है। पूरा मिडिल ईस्ट इजराइल की पहुंच में है, यह बयान नेतन्याहू की तरफ से दिया गया। हमने इजरायलियों, सैकड़ों अमेरिकियों और दर्जनों फ्रांसीसियों समेत अन्य देशों के कई नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से हिसाब बराबर कर लिया है। हमने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने के लिए नसरल्लाह का खात्मा जरूरी था। नसरल्लाह सिर्फ आतंकवादी नहीं था, वो ईरान की बुराई की धुरी का इंजन था। वो और उसके लोग इजराइल को तबाह करने के प्लान के आर्किटेक्ट थे। उसे सिर्फ ईरान संचालित नहीं करता था, बल्कि कई बार वो ईरान को संचालित करता था। ईरान या मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के लंबे हाथ नहीं पहुंच सकते हैं। आज आप जान गए हैं कि ये कितना सच है। बड़ी खबर यह है कि कल से सड़क पर उतरेंगे दिल्ली के सभी मंत्री और दिल्ली की सड़कों का मुआयना करेंगे। आज सभी मंत्रियों और अफसरों की बैठक हुई। पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर सड़क की समीक्षा हुई और आतिशी ने कहा कि दिल्ली की सड़कों का हाल बुरा है, निरीक्षण के बाद सड़कें रिपेयर होंगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है और अब दिल्ली के सभी मंत्री कल सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों का मुआयना करेंगे। तो आज दिल्ली की जनता टूटी हुई सड़कों से परेशान है। आज दिल्ली सचिवालय में एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग बुलाई गई और जिसमें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, पूरा पीडब्ल्यूडी विभाग मौजूद रहा और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हुआ पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर सड़कों का, कि कौन सी ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से टूटी हुई हैं, जिनका पुनः निर्माण करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ इतना, दिल्ली सरकार का पूरा कैबिनेट कल से दिल्ली की सड़कों पे उतरेगा। सब मंत्रियों ने और मैंने खुद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है। और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। दिल्ली के नागलोई इलाके में कांस्टेबल की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। अब इस हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कांस्टेबल को कार से कुचलता हुआ देखा जा सकता है। बताया ये जा रहा है कि कार को उसने रोकने की कोशिश की, उसके बाद पीछे से टक्कर मारकर कार सवार और कार किस तरीके से फरार, ये सारा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद है, यानी फुटेज पास में है। कांस्टेबल ड्यूटी पर था,
तेज रफ्तार में आ रही कार को रुकने का इशारा, उसे रोकने के बाद कुछ बातचीत, लेकिन किस तरीके से कार ने टक्कर मारी और घसीटता हुआ आगे बढ़ गया, ये सब कुछ कैमरे में कैद है। सीसीटीवी फुटेज सामने है। तेज रफ्तार कार कांस्टेबल को टक्कर मारते दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, यही वो फुटेज है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। अब आप देखिए, आप देख रहे हैं आप भाई दोनों गाड़ियां, इस गाड़ी या गाड़ी खड़ी है। तो नागलोई से ये तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज जो पास में इंस्टॉल था उसके फुटेज को जब खंगाला गया तो ये सब कुछ सामने आया। बेच गया भाई दोनों गाड़ियां। ये वो वैगन आर कार जो तेज रफ्तार में थी, उसे आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी को टक्कर मारने के बाद बिना रुके कितनी तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है। बेच गया भाई दोनों गाड़ियां। कांस्टेबल की बातचीत हुई होगी, उसके बाद का ये पूरा वाकया लग रहा है, क्योंकि इसी गाड़ी को रोक करके बातचीत की थी कांस्टेबल ने, ये जानकारी तो आ रही है। लेकिन जब वो आगे बढ़े तो किस तरीके से इस कार ने टक्कर मारते हुए बिना रुके वो आगे बढ़ जाती है। और बताया ये भी जा रहा है कि कांस्टेबल को घसीटते हुए ये कार आगे बढ़ गई। अंदाजा लगाइए आप कि ये सड़क है, सीसीटीवी इंस्टॉल है और कांस्टेबल के इतना कहने पे कि ठीक से गाड़ी चलाइए, नसीहत देता है, जिसके काम के लिए वो ड्यूटी पर निकला था। वरुण जैन से हम जानकारी लेते हैं कि अब कितनी जांच आगे बढ़ी है। वरुण, ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है, किस तरीके से दिखाई दे रहा है कि कार एकदम जैसे इंटेंशन हो ना कि इनको तो टक्कर मार करके हमने भागी जाना है, वो सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। अभी तक जांच कितनी आगे बढ़ी इन लोगों को लेकर के? देखिए, बिल्कुल इंटेंशनली इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। यही वजह है कि पुलिस ने इसमें हत्या का केस रजिस्टर किया है, क्योंकि जिस समय आप ये एक्सीडेंट की तस्वीरें देख रहे हैं, वैगनार गाड़ी बाइक को टक्कर मारती है और उसके बाद उसे घसीटती हुई करीब 10 से 15 मीटर आगे तक ले जाती है। ये उस समय का सीसीटीवी है जब ये वारदात हुई और इससे कुछ सेकंड्स पहले ही, कुछ मिनट पहले ही जो पुलिस कांस्टेबल संदीप थे, उन्होंने रैश ड्राइविंग करते हुए इन दोनों शख्स को जो कि कार में सवार थे, इनको रोका था, रुकने का इशारा किया था और इनको चलती हुई गाड़ी से कुछ नसीहत दी थी। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कुछ बहस भी हुई थी उस दौरान उनकी, और उसके बाद जैसे ही ओवरटेक कर कांस्टेबल संदीप आगे बढ़ते हैं, तभी ये जो कार सवार दोनों बदमाश थे पुलिसकर्मी को बाइक पर टक्कर मारते हैं और घसीटते हुए करीब 10 से 15 मीटर आगे तक ले जाते हैं। क्योंकि इंटेंशनली और डेलिबरेटली इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इसीलिए पुलिस ने इसमें हत्या का केस रजिस्टर किया और जो दोनों आरोपी है उनकी पहचान हो गई है। जो पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि एक का नाम सिंटू है और दूसरे का नाम धर्मेंद्र है। जो सिंटू को रात को हिरासत में भी लिया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं, वो उसको जब वो अस्पताल पहुंचा है वो वहां से पुलिस के सामने ही भागने में कामयाब हो गया। तो कहीं ना कहीं एक और लापरवाही भी यहाँ पर पुलिस की नजर आई है कि जो एक आरोपी था वो इसे रिपीट कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि इन दो कार सवार में जो एक कार सवार था वो धरा गया, पकड़ा गया, उसे हॉस्पिटल ले गया, वहां से वो पुलिस के सामने फरार हो गया? देखिए, बिल्कुल, जो हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस पर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्र हमें इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि एक आरोपी था जो कि अस्पताल में जब मेडिकल हो रहा था, आरोपी जो कांस्टेबल संदीप है उसका इलाज के लिए उसको वहां पर लेकर जाया गया था और एक आरोपी को भी अस्पताल पकड़कर पुलिस लेकर गई थी, लेकिन वो वहां पर मेडिकल के दौरान भागने में कामयाब हो गया। यही वजह है कि पुलिस बेहद नपी तुली भाषा में इस पर जवाब दे रही है, लेकिन सूत्रों से कंफर्म हुआ है तो कहीं ना कहीं एक और बड़ी लापरवाही यहां पर पुलिस की नजर आ रही है। अब अलग अलग टीमें जो दोनों आरोपी है उनकी तलाश कर रही है, उनसे पूछताछ के बाद ही पूरा सीक्वेंस और आपस में कनेक्ट हो पाएगा कि किस तरीके की बहस हुई थी, किस तरह का मौका वारदात पर उनका ऑल्टरकेशन हुआ था कांस्टेबल संदीप से, जिसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल अलग अलग टीमें हैं, छापेमारी कर रही हैं, दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में तस्वीरें हैरान करने और दिल्ली में कोई सुरंग नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि कहां अचानक से कोई गायब हो जाए और पूरी पुलिस, पूरा महकमा उसे ढूंढने में फेल हो रहा है। इस तरीके की ये आफत है। क्या सिचुएशन है, अब इसे रेक्टिफाई करके बताना तो पड़ेगा, आज नहीं कल तो इस पूरे मामले पे फॉलोअप्स तो होंगे। वरुण, आप नजर बना करके रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए नागलोई मामले को लेकर के। और अब आइए आपको बिहार के अररिया की तस्वीर दिखाते हैं। बाढ़ के बाद हालात बहुत खराब हो चुके हैं और इसकी अगर आप सिकटी प्रखंड की बात करें तो इलाकों में नूना नदी का पानी भर गया है। स्कूल
स्कूल की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि पूरा स्कूल पानी पानी हो चुका है। दर्जनों गांव की बात करें वो भी पानी में समाये। ये देखिए आपको दिख रहा है कि छत कितनी नजदीक दिखाई दे रही है वाटर लेवल से। दूसरा मंजिल आपको दिखाई दे रही है, लेकिन पहले मंजिल पे जिस तरीके से पानी इतनी रफ्तार से बह रहा है, अररिया बिहार की ये तस्वीर आपके सामने है। और जहां से ये पानी बह रहा है ये स्कूल है। आप देखिए फर्स्ट फ्लोर ऑलमोस्ट डूब चुका है। बहुत छोटा सा हिस्सा आपको दरवाजा, खिड़की और जो पूरा स्ट्रक्चर है स्कूल का बस बाहर से समझ में आ रहा है, लेकिन अंदर सड़कें हों या फिर किस तरीके से एंट्री एग्जिट है ये समझना मुश्किल है। बस पानी ही पानी। तो ये अररिया की कहानी है, बिहार की तस्वीरें हैं। सेकंड फ्लोर देख सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ स्कूल की तस्वीरें नहीं, हम ऐसे गांव को भी आपको दिखाते चलें जहां पर यही हालात बने हुए हैं। छतों तक पानी है और इतनी तेजी से बहता हुआ पानी लोगों की जिंदगी, इस घर को छोड़ करके कहीं और शिफ्ट होने की, अपने आप को बचाने की, ये सब कुछ बना हुआ है क्योंकि कई गांव जलमग्न है। नहीं पता ये पानी कब हटेगा, जिंदगी पटरी पर कब लौटेगी। लेकिन ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं बिहार के अररिया से। नेपाल में बारिश से बिहार में बाढ़ जैसे हालात हैं। कोसी की बात कर लीजिए, गंडक बैराज से नेपाल से छोड़ा गया पानी की बात कर लीजिए, इतना ज्यादा है 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। बिहार के सुपौल में कोसी नदी कैसे रौद्र रूप अख्तियार कर चुकी है, समझने के लिए हम आपको लिए चलेंगे हमारे संवाददाता शशांक की रिपोर्ट की ओर। देखिए आप भी। देखिए कोसी नदी जो है वो तांडव मचा रही है, अपने रौद्र रूप में आ गई है। सुपौल के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में है। पूरा इलाका जो है वो जलमग्न है। हम आपको निचले इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल मेरे साथ में है। ये देखिए झोपड़ियां जो हैं वो पूरी तरह जो हैं वो डूब गई हैं। मेरे कमर तक पानी है। अगर थोड़ा सा संतुलन बिगड़ेगा तो मैं भी बह जाऊंगा। देखिए महिलाएं हैं यहाँ अंदर, छोटे छोटे बच्चे हैं, जान जोखिम में डालकर आ रहे हैं, जा रहे हैं। अंदर अब रहने लायक स्थिति नहीं है, प्रशासन से मदद नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग बेहद परेशान है। ये देखिए यहाँ पे जनरेटर है वो डूब गया है। देखिए बाइक की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाइक भी जो है यहाँ पे वो डूब चुकी है। वो जो एक चाचा आ रहे हैं उनके देखिए सीने तक पानी है। स्थिति यहाँ पे भयावह है। 56 साल का रिकॉर्ड टूटा है। कोसी बैराज पर दबाव बढ़ रहा है। 6,20,000 क्यूसेक से ऊपर जो है वो पानी डिस्चार्ज हुआ है। यहाँ एक महिला है, मचान पर बैठी हुई हैं, बेहद परेशान है। हम उनसे बात करेंगे, क्या उनकी दिक्कत है ये समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये ऊंचे स्थान पर क्यों नहीं जा रही हैं? माता जी आप ये बताइए कब से यहाँ पे रह रही हैं? कैले सचे कुछो न भेटे छ त सब कुछ दहा गेल पानी में। सब कुछ बह गया? सब कुछ दहा गेल हन, सब कुछ पानी में चल गेले हन। और उधर जो सीमांचल के इलाके हैं उधर बाढ़ जैसे हालात जो है हो गए हैं, लेकिन ये इलाका तो पूरा बाढ़ की चपेट में आ गया है। नेपाल में भारी बारिश से हालात जो हैं यहाँ पे बिगड़ने लगे हैं। जो स्थिति है ग्राउंड जीरो से वो हम आपको दिखा रहे हैं। विशाल से कहेंगे, देखिए जो सामने पक्के मकान हैं वो भी लगभग आधा डूब चुके हैं। कई लोग जो हैं यहाँ से पलायन को मजबूर हो गए हैं क्योंकि अब स्थिति यहाँ पे रहने लायक नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मचान भी है, वो भी डूबा हुआ है। ये गांव है, एक महिला है जो अंदर खड़ी है, लेकिन देखिए यहाँ पे अब काफ़ी दलदल है। आगे बढ़ने में पाँव फंस रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो भी स्थिति है वह हम आपको जो है यहाँ से दिखा रहे हैं। 13 जिले जो हैं बिहार के वो बाढ़ की चपेट में हैं। जो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से ये बताया गया है कि करीब 1.5 लाख आबादी जो है वो बाढ़ से प्रभावित है बिहार में। और ये मैं आपको बता दूं कि मेरे कमर के ऊपर तक पानी है। आगे स्थिति अब जाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जो हालात हैं ग्राउंड जीरो से वह हम आपको अपने कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ जो हैं वो दिखा रहे हैं। शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, सुपौल। तो इसीलिए कहते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक। हर साल की तस्वीरें रहती है, लेकिन इस बार 56 साल का जो रिकॉर्ड टूटा है, सिचुएशन और बुरी हो गई है।